गुड इवनिंग साथियों। जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो आपको अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से समझ में आएगा। और इसी के साथ हम रीट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको रीट का पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसके साथ ही हम प्रमुख रूप से जो विस्तार से जो रीट के महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम सब लेकर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना अगर देखें, देखिए यहाँ राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना, प्रथम साहित्य रचना तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर जो कि ब्रजसेन सूरि द्वारा लिखित रचना है। राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली गौर, भरतेश्वर बाहुबली गौर और ब्रजसेन सूरि के द्वारा रचित हैं, जो कि राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना है। आगे अगर हम देखते हैं कि अगर संवतोलेख यानी कि जो संवत का उल्लेख है उसमें राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना है तो वह है शालिभृद्र द्वारा रचित, शालिभृद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास और यहाँ गौर, आप दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। एक तो गौर और एक है रास, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना। ये स्वत आधारित जो राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना है भरतेश्वर बाहुबली, जो कि भरतेश्वर बाहुबली रास, जबकि वाद्यसेन जबकि जिनसेन सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली गौर हैं। तो यहाँ हमें एक तो रास जो कि देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि संवतोलेख स से रास, ये स लास्ट का और अपन को स पहला याद रखना। तो संवतो वाली लेख वाली राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभृद्र सूरि, यहाँ सा से शालिभृद्र सूरि और स से शब्द, ये याद रखना, जो कि ब्रजसेन सूरि के द्वारा रचित प्रथम राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली गौर है। तो अगला चलते हैं। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी अगर पूछे और राजस्थान भाषा के प्रथम नाटक, देखिए यहाँ कहानी और नाटक किन के द्वारा लिखा हुआ है। कहानी तो हम विश्रांत काल जब हम थक जाते हैं तब हम कहानी सुनते हैं, तो विश्रांत प्रवास के द्वारा जो कहानी पढ़ाई जाती है, कौन सी? राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास के दौरान। अब राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक अगर देखें तो केसर विलास नाटक। और राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास अगर देखें तो कनक सुंदरी। ये तीनों राजस्थान की प्रथम कहानी, राजस्थान का प्रथम नाटक, राजस्थान का प्रथम उपन्यासकार जो कि प्रसिद्ध कवि शिव चंद्र भरतिया द्वारा कृत रचना है। तीनों के तीनों शिव चंद्र भरतिया द्वारा कृत रचना है। तीनों राजस्थान का प्रथम साहित्यकार, राजस्थान का प्रथम कहानी, राजस्थान की प्रथम नाटक, राजस्थान का प्रथम उपन्यास, सारे के सारे। और इनकी एक और रचना है फाट का जंजाल, शिव भरतिया द्वारा रचित रचना है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसी तरह राज्य का प्रथम हिंदी उपन्यास देखिए तो अबलाओं का इंसाफ प्रथम हिंदी उपन्यासकार जो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित हैं। संत्रोदय यानी कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास देखिए तो आबे भटकी जो कि नतमल जोशी द्वारा कृत है। नतमल जोशी द्वारा रचित स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? आधुनिक राजस्थान भाषा की प्रथम काव्य कृति है बादली जो कि शिव सिंह बिरकानी द्वारा रचित है। चंद्र सिंह बिरकानी द्वारा रचित है बादली, जो कि राजस्थान भाषा की प्रथम काव्य कृति है। अब हम ऐसे कवि, राजस्थान के प्रमुख कवि पढ़ेंगे जिनकी रचनाएं और उनके द्वारा उनको दिए गए उनकी किस कृति को कब कौन सा पुरस्कार मिला और उनका जीवन परिचय क्या था, वह हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा चैनल तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से हम इस प्रकार सारे लिख के हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपसे इतना तो
हम आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ग्रुपों में, और अधिक से अधिक लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो नव जागरण का सूर्यमल मिशन, इनका जन्म 1815 में हुआ था, और नव जागरण का प्रथम कवि, और इसे पुरोधा कवि की संज्ञा भी दी गई है। पुरोधा कवि और नव जागरण का प्रथम कवि सूर्यमल मिशन 1815 में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पूछे तो भवानी बाई था, और पिता का नाम चंडीदान था। तो सूर्यमल मिशन 1815 में नव जागरण का प्रथम कवि कहते हैं इनको, या पुरोधा कवि भी कहा जाता है। भवानी बाई इनका माता का नाम था, और पिता चंडीदान इनके पिता का नाम था। वैसे इनकी बायोग्राफी नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें इनको अपन पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहे। रचनाएं देखिए हम, तो बलवंत राम के वीरवंश का धातु एवं छंद में उल्लेख है। यहाँ अधिकतर देखें तो हम धातु और छंदों में इनकी रचनाओं का उल्लेख है। अब हम देखते हैं इनकी पहली रचना, सूर्यमल मिशन की पहली रचना देखिए तो वीर सतसई, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीर सतसई। 1857 की क्रांति के समय डिंगल शैली में रचित वीर सतसई बहुत परीक्षा में आती है। वीर सतसई किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिशन की रचना है। अगला चलते हैं वंश भास्कर। दूसरी रचना जो है वह वंश भास्कर है, जिसमें कि बूंदी का पदात्मक इतिहास लिखा हुआ है। पदों में इतिहास लिखा हुआ है, बूंदी का पदों में पदात्मक इतिहास लिखा हुआ है, और बूंदी स्थापना से राम सिंह सेकंड तक का उल्लेख है। और यहाँ जो बूंदी हाड़ा वंश जो है, उनके बूंदी स्थापना से लेकर प्रथम राजा से लेकर राम सिंह सेकंड तक में इसमें इस वंश भास्कर में इसका उल्लेख है। इसको पूरा करने का श्रेय इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान को जाता है। मुरारीदान द्वारा इनका जो है वह पूरी रचना मुरारीदान द्वारा लिखी गई थी। पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो मुरारीदान को जाता है, मुरारी को जाता है। वंश भास्कर रचना है जो कि बूंदी का पदात्मक इतिहास है। ठीक, अन्य नाम इसको देखिए अपन, इस वंश भास्कर को एक अन्य नाम भी दे रखा है, विश्वकोशी इतिहास ग्रंथ दे रखा है इसको। अन्य नाम जो है विश्वकोशी ऐतिहासिक ग्रंथ। अगली रचना देखें तो बलवंत विलास सत्ती रासो, सत्ती का विस्तार से उल्लेख है इस रचना में। बलवंत विलास में सत्ती रासो का, इसे सत्ती रासो भी कहते हैं, जिसमें सत्ती प्रथा का विस्तार से उल्लेख है। इसके अलावा सूर्यमल मिशन की अन्य रचना है रामरंग जाट, धातु रूपाली और छंदोमयुक, धातु रूपावली और रामरंग जाट। तो इस प्रकार हमने सूर्यमल मिशन जो कवि हैं हुए हैं, उनके जीवन परिचय के साथ ही उनकी विभिन्न रचनाएं पढ़ी। तो चलते हैं अब अगला जो कवि है, चलते हैं मुणोत नैणसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं यह मुणोत नैणसी, जो कि जोधपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। और महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ रियासत के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे या इनको दरबारी विद्वान कहते हैं, दरबारी दीवान थे, जो कि राजस्व का और अन्य देखरेख में इनका महत्वपूर्ण पद होता था। दीवान थे। इसके साथ ही ख्यात के प्रथम प्रसिद्ध लेखक थे, ख्यात के प्रथम एवं प्रसिद्ध लेखक थे। अब यहाँ ख्यात से क्या अभिप्राय है? ख्यात एक तो होती है ख्यात, जिसमें किसी राजाओं का विशेष गुणगान किया जाता है, और राजाओं का विशेष रूप से उनकी इतिहास के बारे में जानकारी होती है, जबकि विगत में पूरे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। तो जो प्रथम ख्यात के प्रसिद्ध लेखक थे ये मुणोत नैणसी, जो कि जोधपुर में जन्मे, जैन परिवार में महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी। आगे देखते हैं तो नैणसी ख्यात, इनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख रूप से नैणसी ख्यात, जो कि राजस्थान की प्रथम ख्यात कहलाती हैं। राजस्थान की प्रथम ख्यात मुणोत नैणसी ख्यात। और अगला चलते हैं तो इन्होंने विगत भी लिखी गई इनके द्वारा, जो कि मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसकी कृति है? तो जो है वह कृति है मुणोत नैणसी द्वारा कृत मारवाड़ा प्रगनारी विगत और नैणसी ख्यात दो प्रमुख रूप से इनकी कृति हैं। प्रथम कृति पूछे तो नैणसी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है जो नैणसी ख्यात, जबकि अंतिम
ख्यात पूछे तो बीकानेर राठौरारी ख्यात, बीकानेरा राठौरारी ख्यात अंतिम ख्यात, जबकि प्रथम ख्यात नैनसरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात कहलाती हैं। इसी के साथ इनकी मारवाड़ प्रणाली विगत हैं, जिसमें कि राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति का वर्णन किया गया है। मारवाड़ राज्य की तत्कालीन राज्य की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्थिति का वर्णन किया गया है। और मारवाड़ परगना में प्रमुख रूप से फर्स्ट बार जनगणना का उल्लेख भी मिलता है और इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। मारवाड़ का गजट कहते हैं इसे। जनगणना का पहला उल्लेख मिलता है और मारवाड़ प्रणाली विगत में मारवाड़ राज्य की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्थिति का वर्णन किया गया है। और किनके द्वारा लिखी हुई है? तो मोहम्मद नरसी द्वारा लिखी गई है, जो कि मारवाड़ राज्य के जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। ठीक, अगला चलते हैं कि अब ये देखो यहाँ ख्यात और विगत दोनों में क्या अंतर है ये समझा रखा है। ख्यात किसी राजा की प्रसिद्धि या बखान का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको ख्यात कहते हैं। और राजस्थान की प्रथम ख्यात मोहम्मद नरसी ख्यात है और अंतिम ख्यात बीकानेरा राठौरारी ख्यात हैं। विगत किसी राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको ख्यात कहते हैं। अगला कवि चलते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे वह पहले तो हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे। तो यहाँ देखेंगे हम कि बीकानेर के एक महाराजा थे राय कल्याणमल, इनकी राय उपाधि थी राय कल्याणमल। इनके दो पुत्र हुए थे, महाराजा राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। ये राठौड़ लगाते थे जबकि यह महाराजा राय सिंह लगाते थे। अब यहाँ महाराजा राय सिंह मारवाड़ बीकानेर राज्य के राजा बने, जबकि इनका एक अन्य पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में चले गए और इनको अकबर के दरबारी विद्वान बन गए और इनको अकबर के दरबार में एक प्रमुख रूप से ये कविताएं लिखते थे। और यह पीतल, आप देखो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से कविता लिखा करते थे? तो पीतल के नाम से। ये पीतल के नाम से कविता लिखा करते थे और इनका विवाह देखिए तो किरण कंवर जो कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्र थी से इनका विवाह हुआ था। और पृथ्वीराज राठौड़ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अब यहाँ परम भक्त विष्णु के हैं तो जाहिर है कि जो भी कविताएं लिखेंगे, अधिकतर कविताएं लिखेंगे वह कृष्ण के ऊपर लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ इनकी प्रथम रचना देखते हैं। प्रथम रचना पृथ्वीराज राठौड़ की तो वेली किशन रुक्मणीरी जो कि डिंगल शैली में लिखी हुई हैं और यह गागरोन दुर्ग में लिखी हुई एक प्रसिद्ध कविता है, रचना है। गागरोन दुर्ग इनको अकबर द्वारा एक जहागीर में प्रदान किया गया था, वहीं पर इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी लिखा ग्रंथ। और इसमें 305 पदों का काव्य खंड है, जिसके अंदर अब वेली किस्मन रुक्मणी, यहाँ वेली किस्मन रुक्मणी में क्या है तो यहाँ पर देखेंगे हम तो कृष्ण और रुक्मणी विवाह का वर्णन इसमें है। कृष्ण और रुक्मणी का विवाह का वर्णन इसमें है। हम पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि यह प्रमुख रूप से भगवान विष्णु के भक्त थे, तो इन्होंने जो इस वेली किस्मन रुक्मणी में प्रमुख रूप से कृष्ण और रुक्मणी का विवाह का वर्णन किया है। अब एलपी टेसीटोरी कौन थे? यह एक इतिहासकार थे जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। एलपी टेसीटोरी को इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसको? वेली किस्मन रुक्मणी ख्यात को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो एलपी टेसीटोरी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है। डिंगल का हेरोज भी पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है क्योंकि अधिकतर इनकी कविताएं या कृतियाँ थी जो डिंगल भाषा में लिखी हुई थी, तो इसलिए इनको डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ दूसरा आड़ा ने क्या कहा? वेली किस्मणी रुक्मणी ख्यात को दूसरा आड़ा ने क्या कहा? दूसरा आड़ा राजस्थान में सर्वाधिक महंगे साहित्यकार थे, जो कि प्रमुख रूप से इन्होंने सिर्फ राजस्थान के 3 ऐसे महान क्रांतिकारी या हम कह सकते हैं कि वीर शिरोमणि राजाओं का इतिहास लिखा, प्रमुख रूप से इतिहास लिखा।
जिन्होंने इसको जो डिंगल शैली की रचना में रचित वेली कृष्ण ख्यात को पांचवा वेद कहा है। हमारे प्रमुख 4 वेद हैं, उसमें से पांचवा वेद इसको कहा है और 18 पुराण में से 19वां पुराण इस रचना को कहा है। और इसी के साथ कर्नल जेस टोड जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, इन्होंने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल की संज्ञा दी है। इसको 10 सहस्त्र घोड़ों का बल की संज्ञा दी है। अब इनके द्वारा लिखी गई किताबें या इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं जैसे गंगा लहरी है। दसम भागवत राधुहा किसके द्वारा रचित है? तो पृथ्वीराज राठौड़। गंगा लहरी दशम भागवत राधुहा और दशरथ वराउत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया दशम भागवत राधुहा। अगला कवि चलते हैं, हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कवि विजय दान देता, इनको बीजीबी कहा जाता था। इनका जन्म 1926 से लेकर 1913 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ बोरुंदा जोधपुर, ये इम्पोर्टेंट है। बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ और बोरुंदा जोधपुर में इनकी मृत्यु हुई। बोरुंदा में एक संस्थान भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। पिता सबलदान इनके पिता का नाम था और सिरू कंवर इनकी माता का नाम था। विजय दान देता हम पढ़ रहे हैं, विजय दान देता, याद रखिएगा विजय दान देता अभी चल रहे। अभी के अभी अपन को इस वीडियो में तुरंत याद कर लेना है, बार बार रटना है, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही करत के अभ्यास से जड़ में तो होए सुजान। तो ये याद रखना, हमें ये इसी दुआ को चरितार्थ करते हुए हर कंपटीशन को फाइट करना है। तो अगला देखते हैं हम, विशेष नाम राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और लोक गाथाओं का शेक्सपियर और राजस्थान का शेक्सपियर तो विजय दान देता। अब इनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख कथा संग्रह देखें तो बातारी फुलवारी विजय दान देता कृत बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में है। इसके 10वें खंड को किसके 10वें खंड को? तो बातारी फुलवारी के 10वें खंड को विजय दान देता द्वारा कृत बातारी फुलवारी को, और उसके 14 खंड है, 14 में से 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम कृति कौन है? तो कौन सी है? बातारी फुलवारी। इसी के साथ 1960 में हम देखते हैं कि रूपा संस्थान की स्थापना की गई बोरुंदा जोधपुर में, क्योंकि इनका यहाँ जन्म हुआ है, इसलिए विजय दान देता के यहीं इनके इनके जन्मभूमि और कर्मभूमि में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है कोमल कोठारी और विजय दान देता के सहयोग से। महत्वपूर्ण कथा संग्रह इनका बातारी फुलवारी है जो कि 14 खंडों में है, और इनके 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह राजस्थान की प्रथम कृति है। अब देखते हैं हम अंग्रेजी में अनुवाद। बातारी फुलवारी का अंग्रेजी में अनुवाद टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ कहलाता है। और 2011 में, आप देखो 2011 में नोबेल पुरस्कार नामित किया गया भारत सरकार द्वारा, 2011 में इनको नामित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य एवं समाज चरणदास चोर, चौधरायन की चतुराई और रुख। रचनाएं विजय दान देता की रचनाएं साहित्य एवं समाज चरणदास चोर, चौधरायन की चतुराई और रुख। अनोखा पेड़ विजय दान देता की कई महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे अनोखा पेड़, उलझन, दुविधा, साँच रो भरम, बापू के 3 हत्यारे और जेठौरो सोरठा, लाजवंती, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, उजाले के मुसाहिब, मारो बदलो, महामिलन और तीड़ो राव। तो यहाँ प्रमुख 18 रचनाएं हैं जो विजय दान देता की रचना है। बापू के 3 हथियार, अकलेव हिटलर, सांचरो भ्रम, दुविधा, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, उजाले के मुसाहिब, मारो बदलो, महामिलन, तीड़ो राव और अनोखा पेड़, उलझन, दुविधा,
जेठऊ, रोसोटा, लाजवंती, सपन प्रिया, दुविधा, उलझन, अनोखा पेड़ और साहित्य एवं समाज, चरणदास चौधराइन की चतुराई और रुख। अब देखते हैं हम कि विजयदान की जो रचना है उनको कौन सी रचना को कब पुरस्कार मिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है परीक्षा में कि इनकी किस रचना को कौन सा पुरस्कार किस वर्ष दिया गया या कौन सी रचना को पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, 2011 में इनको राव सिया पुरस्कार से नवाजा गया, 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला और 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला और 2005 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला और 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए विजयदान की कुछ रचनाओं पर कोई फिल्में भी बनी है, जैसे दुविधा और चरणदास चोर, परिणीति, पहेली, इन सब पे इनकी फिल्में बनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बाकीदास अब पढ़ते हैं कवि बाकीदास। जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। देखिए जितने भी अधिकतर हम देखते हैं कि मारवाड़ साइड में अधिकतर आपको कवि मिलेंगे जो जितने भी कवि हैं वो अक्सर देखा जाता है तो राजा महाराजाओं के दरबार में ही निवास करते थे, क्योंकि उनको एक संरक्षण प्रदान किया जाता था और वो राजाओं किसी राज्य का इतिहास लिखते थे या फिर कविताएं लिखा करते थे। तो अब बाकीदास, इनकी प्रमुख रचनाएं बाकीदास विख्यात, दातार बावनी कौन सी बावनी, तो दातार बावनी। अब देखिए यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दातार बावनी तो बाकीदास की रचना है, जबकि कीर्तार बावनी दोनों के पीछे बावनी, लेकिन कीर्तार तो कौन दूरसा आड़ा ने निभाया, किरदार बावनी दूरसा आड़ा ने निभाया, ऐसे याद रखना पड़ेगा। दूरसा आड़ा द्वारा कीर्तार बावनी और जबकि दातार बावनी बाकीदास। ठीक, अगला देखते हैं कि कुकवि बत्तीसी। जो कुकवि बत्तीसी डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, इसमें डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कुकवि बत्तीसी में किया गया है। और मान मासो मंडन नीति मंजरी बाकीदास की प्रमुख कृति रचना है। और इसके साथ गीत देखें तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज यानी अंग्रेज, मुल्क यानी मुल्क के ऊपर यानी के ऊपर। तो प्रमुख रूप से बाकीदास की जो विभिन्न रचनाएं हैं, अब हम चलते हैं। देखो यहाँ पर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर का गीत है, जबकि अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसे कहा है, तो शंकरलाल डामोर ने कहा है। ये अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग तो शंकरलाल डामोर ने कहा है। अब हम पढ़ रहे हैं बिट्टू सूजा वो मस्ट महत्वपूर्ण कवि हैं बिट्टू सूजा, जिन्होंने 3 राजाओं के कार्यकाल का उल्लेख किया है। तीनों के समकालीन रहे, राव लूणकरण, राव जयत सिंह और राव कल्याणमल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राव जयत सिंह छंद, बिट्टू सूजा कृत प्रमुख रचना है। बिट्टू सूजा द्वारा कृत रचना है, बिट्टू सूजा द्वारा राव जयत सिंह छंद। अब देखते हैं हम कि राव लूणकरण, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा था कि राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसे कहा गया, तो इनको प्रमुख रूप से बाकी बिट्टू सूजा द्वारा कहा गया है। और जिन्होंने कि 1534 में राती घाटी के युद्ध में कामरान को पराजित किया था, इसी कारण इनको राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और मूसी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण देखा जाए तो राय सिंह को कहा है। महाराजा राय सिंह को राजपूताना, रा से राजपूताना और राय सिंह को किसने कहा, तो मुंशी प्रसाद देवी ने। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं दूरसा आड़ा का जन्म 1535 चितरनपाली में हुआ है। और ये दरबारी विधान, एक तो अकबर के दरबारी विधान रहे हैं, उसके बाद में सेकंड दरबारी विधान देखिए तो फिर बाद में ये सुरतार देवड़ा के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो देखिए दूरसा आड़ा की, इन दोनों रचनाओं में वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलता है, जैसे कीर्तार बावनी और विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनी, इन दोनों रचनाओं में जो है वह महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलता है। और इन्होंने इनके कार्यालय में सिर्फ 3 राजाओं का ही उल्लेख किया है, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और सुल्तान देवड़ा। इन तीनों ने अकबर का प्रतिरोध किया था और इसी कारण इनका उल्लेख मिलता है दूसरा आड़ा द्वारा। और इनकी पीतल से निर्मित जो प्रतिमा है वह अचलगढ़ सिरोही दुर्ग में लगी हुई है। तो ये हमने पढ़े थे, दूसरा आड़ा को पढ़ा था हमने कवि। अब हम चलते हैं कन्हैयालाल सेठिया। अगला जो कवि है कन्हैयालाल सेठिया, इनको राजस्थान का विश्व पिता भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इनको राजस्थानी भाषा का विश्व पिता भी कहा जाता है। जन्म 1919 को सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ है। रचनाओं की एक प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए तो, क्योंकि ये तीनों अक्सर ये सब भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, इसलिए इनको जो है राजस्थान का विश्व पिता की संज्ञा दी गई है। और इनको हिंदी और राजस्थानी और उर्दू का विशेष ज्ञान था, इनको भाषाओं का विशेष ज्ञान था। तो हम देखते हैं कि हिंदी में इनके द्वारा प्रथम काव्य संग्रह वन फूल, अग्नि विवाह और आज हिमालय बोला और एक और है इनकी निग्रंथ, हिंदी में प्रमुख रचना निग्रंथ ग्रंथ। और यहाँ देखते हैं हम राजस्थान में अगर इनकी देखिए रचनाएं तो धरती दोहरारी है, हमने छोटे कक्षाओं में पढ़ा था धरती दोहरारी रे। तो ये दोहरारी, लीलटास और मिंजर और धरती दोहरारी, विशेष रूप से हमने राजस्थान वाले याद रखने हैं। राजस्थान की धरती दोहरारी किसकी रचना था? कन्हैयालाल सेठिया। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया, मिंजर कन्हैयालाल सेठिया। और उर्दू में देखिए तो इनकी ताजमहल और एक गुलची नामक रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम तो राजस्थानी रचनाओं में ये पित्तल और पाथल के नाम से रचना लिखते थे। पित्तल और पाथल नाम से रचना लिखते थे। जैसे पित्तल तो पृथ्वीराज राठौड़, जो कि पाथल प्रताप के बारे में जिक्र है। पित्तल तो यहाँ महाराणा पृथ्वीराज राठौड़ लिखा करते थे, जबकि पाथल यहाँ प्रताप का जिक्र है। रमणियारा सोटा, बाल्यावस्था की रचना, इनके तो रचना है रमणियारा सोटा, बालकाल की रचना है जलम भौम और ककड़ो कोडरो और सबंध माड़ रो हेलो कुंचाथल मंजला, ये और अन्य प्रमुख रचना है इनकी। पित्तल पातल रचना रमणियारा सोरठा किसकी रचना? कन्हैयालाल सेठिया। जलम भौम ककड़ो कोडरो, कक्को कोडरो सबंध, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी रीट 2022 में आया था कि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा किस रचना को जो है पुरस्कार दिया गया, तो सबंध रचना को। तो माड़ रो हेलो कुंचाथल मंजरा। और इनको पुरस्कार की बात देखिए तो 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इसकी रचना को, लीलटास रचना को। 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलटास को दिया गया है। 1987 की देखिए तो राजस्थान भाषा का साहित्य संस्कृत अकादमी पुरस्कार दिया गया है बीकानेर द्वारा। सुब्रमण्य मिश्र पुरस्कार दिया गया है सबंध को। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सबंध को कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना को सुब्रमण्य मिश्र पुरस्कार दिया गया, तो सबंध को 1987 को। यह अभी रेट 2022 में क्वेश्चन बना था। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। तो 1981 में देखते हैं तो कवि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस रचना को? निग्रंथ रचना को दिया गया। और 2004 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 2022 में देखिए तो 2022 के अंदर भी इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखो, कन्हैयालाल सेठिया की किस रचना को 1987 में सुब्रमण्य मिश्र दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ सबंध रचना को दिया गया था। एक इनकी अन्य रचना यह भी है लीलटास, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1976 को लीलटास को, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित रचना लीलटास को। अब देखते हैं हम अगले कवि जो हैं शिवचंद्र भरतिया। इनका जन्म डेडवाना नागौर में हुआ है। और रचना इनकी देखिए तो कैलाश विसार
केसर विलास, जो एक प्रकार से राजस्थान भाषा का प्रथम जो नाटक है वह है केसर विलास। कनक सुंदरी राजस्थान भाषा का फर्स्ट उपन्यास कनक सुंदरी, जबकि नाटक देखिए तो कैलाश, केसर विलास और विश्रांत प्रवास इनकी प्रमुख कहानी है। और फाटका जंजाल भी एक इनकी प्रमुख कहानी है। और मोतियों की कुंजी और बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापा की सगाई प्रमुख इनकी रचना है। केसर विलास, कनक सुंदरी, विशाल प्रवास, फाटका जंजाल, मोतियों कुंजी और बुढ़ापा सगाई प्रमुख रूप से इनकी रचना है। अगले चलते हैं हम कवि श्री लाल नतमल जोशी। श्री लाल नतमल जोशी, दोस्तों हमें यहाँ राजस्थान के प्रमुख कवियों के बारे में बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो ही हमें याद हो पाएगा, क्योंकि हम अक्सर परीक्षा में हम भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें बड़ी सोच समझ कर हर एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रमबद्ध योजना से ही हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी किसी युद्ध को जीतने से पहले एक योजना तैयार करता था, जिस कारण वह उस युद्ध को एक आधा युद्ध तो वह वैसे ही जीत जाता था जब उसकी योजना तैयार हो जाती थी। चलिए चलते हैं नतमल जोशी। नतमल जोशी निवासी कहाँ के, बीकानेर के निवासी हैं। और इनकी रचनाएं देखिए तो आरमे पटकी 1976 को, जो कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की प्रथम उपन्यास है। आरमे पटकी स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास आरमे मटकी और नतमल जोशी द्वारा रचित आरमे पटकी। धोरारी धोरी, देखो धरती धोरारी कन्यालाल सेठिया की रचना है, जबकि धोरारी धोरी नतमल जोशी द्वारा कृत रचना है। धोरारी धोरी। अगले देखते हैं तो एक बिंदनी और दो बिंद। एक बिंदनी दो बिंद, परियोड़िक कुंवारी, यानी परणी हुई कुंवारी, परियोड़िक कुंवारी, सूरज बाबरा बेटी जवाई, कनीर अर गुलाब, मेहंदी आपना बापूजी, कणका बापूजी तो आपना बापूजी मेहंदी लगावे, कनीर अर गुलाब उड़ावे, सूरज बाबरा बेटी जवाई के यहाँ, परियोड़िक कुंवारी और एक बिंदनी दो बिंद प्रमुख रचना है इनकी। तो इस प्रकार देखिए आप, श्री लाल नतमल जोशी की प्रमुख रचना है, बीकानेर निवासी हैं और आरमे पटकी इनकी प्रमुख रचना है। और इसी के साथ धोरारी धोरी, एक बिंद दो बिंद, परियोड़िक कुंवारी और सूरज बाबरा बेटी, कनीर अर गुलाब, मेहंदी आपना बापूजी, इस प्रकार जो है वह हमने प्रमुख रूप से श्री लाल नतमल जोशी के बारे में उनकी पढ़ा है और उनकी रचनाओं को पढ़ा है। अगला चलते हैं हम चंद्र सिंह बिरकाली। कवि कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। निवासी कहाँ के हैं? तो नौहर हनुमानगढ़ के प्रमुख रूप से जो है वह निवासी हैं। और इनकी रचना है बादली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बादली किसकी रचना है? तो चंद्र सिंह बिरकानी। और विशेष प्रकृति का सुंदरतम वर्णन किया गया इस रचनाओं में। और प्रकृति पर सर्वाधिक चित्र जबकि बूंदी शैली में बने हुए। देखो यहाँ हमने एक चित्रकला का भी जोड़ा है कि प्रकृति पर सर्वाधिक चित्रशैली में बने हुए किस शैली में बने, तो बूंदी चित्रशैली में, क्योंकि चित्रशैली भी आपके जो देखा जाए वहाँ रिट के मेंस टॉपिक में है। और प्रकृति पर बनने वाला आधुनिक चित्र देखिए तो देवकीनंदन शर्मा द्वारा बना गया। प्रकृति पर चित्र बनाने वाला आधुनिक चित्रकार कौन था? तो देवकीनंदन शर्मा। और प्रकृति पर सर्वाधिक चित्रकार जो है चित्रशैली में बूंदी चित्रशैली के। और प्रकृति का सुंदरतम वर्णन किस में किया गया? तो बादली में किया गया है। अब देखते हैं पुरस्कार राजा बलदेव प्रसाद पुरस्कार मिला है इनको बादली की रचना के लिए। राजा बलदेव प्रसाद पुरस्कार। रत्नाकर पुरस्कार भी मिला है इसको बादली को। बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना कौन है? बादली। और कालिदास की मेघदूत से इसकी तुलना की गई है। बादली की जो रचना है उसकी जो है कालिदास की मेघदूत से इसकी तुलना की गई है। अन्य रचनाएं देखें तो हम देखते हैं तो चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाएं देखते हैं तो बसंत, साँझ, कालजेरी कौर, उड़िक पुराण। इसकी उड़िक पुराण को 2004 में सूर्यमल मिश्रण से नवाजा गया। तो
ये आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उड़ीक पुराण। कह मुकरणी लू डाफर कह मुकरणी उड़ीक पुराण कालजेरी को साँझ। तो प्रमुख रूप से इनकी रचना याद रखिए कि चंद्र सिंह बिरकानी की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, और इन्होंने किस रचना को जो है सुरमल निरीक्षण पुरस्कार से नवाजा गया था। उड़ीक पुराण की रचना को सुरमल निरीक्षण पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला चलते हैं, कवि सीताराम लालस राजस्थानी भाषा का इनको पाणिनि कहते हैं। राजस्थानी भाषा का इनको पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, और व्याकरण के एक प्रकार से इनको पितामह कह सकते हैं पाणि को। और राजस्थान भाषा की मशाल भी कहते हैं, और राजस्थान भाषा की जुबान की मशाल भी इनको कहा जाता है। राजस्थान भाषा की जुबान की मशाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसको लिखा है कि राजस्थान भाषा की जुबान की मशाल कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा हुआ है, जो लगभग 10 खंडों में है, और 2 लाख शब्द जो है वह इसमें हैं। अगले कवि चलते हैं कृपाराम खिड़िया का जन्म देखिए तो खराड़ी जोधपुर में इनका जन्म हुआ है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है राजिया रा सोरठा, जो कि 135 सोरठे लिखे हुए हैं, जो कि डिंगल शैली में लिखे हुए हैं। और ये किनके दरबारी विद्वान थे, तो सिक्कर के, शेखावटी के, राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। और कृपाराम खिड़िया हैं, जो कि राजिया सोरठा प्रमुख रूप से डिंगल शैली में 175 सोरठे लिखे हैं। और यहाँ राजिया जो है वह इनका नौकर था इनका। अब हम कुछ लेखक और कुछ रचनाएं पढ़ते हैं। लेखक और उनकी रचनाएं, सिर्फ उनके लेखक पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्व में हमने उनके लेखक, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा दिए गए पुरस्कार और उनका कुछ हमने उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी थी। अब हम ऐसे लेखकों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी सिर्फ रचना इंपॉर्टेंट है, जैसे खेत सी सांदू भाषा भारत इनकी रचना है, जो कि महाभारत का डिंगल भाषा में अनुवाद है। भाषा भारत किसकी रचना है, खेत सी सांदू मुरारी दास जसवंत सिंह सेकंड के पर लिखी हुई जसवंत जसोभूषण मुरारी दास द्वारा लिखित कृत रचना। जानकी कवि कृत रचना कायम रासो जो कायम खा इनका मूल नाम था, चौहानों को इसमें ब्राह्मण कहा गया है। श्रीधर कवि द्वारा रचित रणमल छंद, इडर के राजा थे रणमल छंद। श्रीधर द्वारा कृत रचना रणमल छंद। जोगीदास हरिपिंगल प्रबंध, प्रतापगढ़ का राजा हरि सिंह का वर्णन है इसमें। प्रतापगढ़ रियासत के प्रमुख राजा हरि सिंह का वर्णन है इसमें, जिसमें जोगीदास द्वारा कृत हरिपिंगल प्रबंध लिखी गई हैं। अगला है उमरदान दादूपन संप्रदाय की इन्होंने आलोचना करी है, और इनके द्वारा रचित रचनाएं अमल रा ओगण, दारू रा दोष और भजन री महिमा। अमल रा ओगण, देखो यहाँ अम्बल से अफीम जो है उससे याद रखिए, अमल रा ओगण, दारू और भजन। तो भजन री महिमा, दारू रा दोष, अमल रा ओगण, और इन्होंने दादूपंथ संप्रदाय की आलोचना की थी उमरदान। ठीक, अगला चलते हैं योगेंद्र वर्मा चंद्र। इन्होंने सामंती इतिहास पर रचनाएं लिखी हैं, जो कि तासरो घर, मेहंदी रे फूल, जमारो, हजार घोड़ा रा सवार, जनानी टोडी, हूँ गोरी किण पीवरी, जनानी टोडी, हजार घोड़ा रो सवार, जमारो, मेहंदी रे फूल, तासरो घर इनकी प्रमुख रचना है। यावेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना। नारायण सिंह भाटी की रचना है मीरा, ओल्यू, परमवीर, दुर्गादास और बिरसा रा ढूंढोरा डूंगर लो गया, बरसा रा
डिंगोरा डूंगर ले गया, बरसारा डिंगोरा डिगोड़ा, बरसारा डिगोड़ा डूंगर ले गया, बरसारा डिगोड़ा डूंगर ले गया। दुर्गादास, परमवीर, ओल्यू और मीरा। प्रमुख रचना है नारायण सिंह भाटी की। नयनचंद चंद सूरी द्वारा लिखित रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य, जो कि चौहान के एक प्रतापी राजा हमीर हट तेड़ तिरिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार पे लिखा हुआ है कि इनके जो कि एक महान अपने हट के लिए जाना जाते थे। एक उनके प्रसिद्ध काव्य है हमीर हट सी सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार चढ़े न दूजी बार, यानी कि प्रमुख रूप से महाराणा हमीर जो कि अपने हट धर्मिता के लिए अडिग रहते थे। तो इन्हीं के दरबारी विद्वान नयनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य लिखा गया है। अगले चलते हैं सारंगधर हमीर हासो, इनके द्वारा हमीर रासो लिखा गया है। और जोधराज द्वारा जो कि निमराना ठिकाना के थे, चंद्रबान राजा का दरबारी कवि थे, चंद्रबान राजा के दरबारी, इन्होंने हमीर रासो लिखा जो कि अहिर बाटी में लिखा। देखिए हमीर रासो दो ग्रंथ हैं, हमीर रासो सारंगधर द्वारा भी लिखित हैं, जबकि दो जोधराज द्वारा भी लिखित हैं। एक अगला चलते हैं चंद्रशेखर में अर्जुन सर्जन चरित्र और हमीर हट। चंद्रशेखर जो है वह सर्जन चरित्र और हमीर हट किसकी रचना है? तो चंद्रशेखर की सर्जन चरित्र और हमीर हट। गिरधर आसिया संगत रासो, इनके द्वारा रचित रचना है जिसमें शक्ति सिंह का वर्णन है संगत रासो में। गिरधर आसिया द्वारा रचित संगीत रासो। दलपत विजय, कौन सा है विजय? तो दलपत विजय खुमाण रासो, खुमाण रासो, जिसमें बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन है दलपत सिंह विजय कृत खुमाण रासो में। दयाल राण रासो, इसमें बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक का वर्णन है दयाल में राणा रासो में। नल सिंह विजय पाल रासो, इसमें बयाना के राजा का वर्णन है नल सिंह कृत रचना जो है वह विजय पाल रासो में। डूंगर सिंह, अब चलते हैं अगला डूंगर सिंह शत्रुसाल रासो, जिसमें मांगरोल युद्ध का वर्णन है जो कि माधो सिंह जयपुर के राजा महाराजा माधो सिंह और बूंदी के शासक शत्रुसाल सिंह हाड़ा के मध्य लड़ा गया युद्ध, जिसमें कवि थे जो डूंगर सिंह, उन्होंने रचना करी है इसकी शत्रुसाल रासो की। अगला चलते कवि कल्लोल, इसमें डोला मारू रा दुआ कवि कल्लोल राजा, कवि कल्लोल कवि जिनके द्वारा डोला मारूरा दुआ लिखी गई है। अब देखते हैं, देखो डोला मारूरी चौपाई, देखो यहाँ दोनों शब्द कॉमन है। डोला मारूरा दुहा पूछे, अगर दोहे पूछे तो कवि कल्लोल, और डोला मारूरी चौपाई पूछे तो कुशल लाभ। यहाँ ये याद रखिए कि कुशल लाभ द्वारा रचित डोला मारूरी चौपाई, जबकि कवि कल्लोल द्वारा डोला मारूरा दोहा। अगले चलते हैं शिवदास गार्डन द्वारा रचित, जो कि गज सिंह के दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने गज गुण रूपक लिखा है, और अमर सिंह का दोहा। दो प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा केशवदास गाडव द्वारा कृत रचित गज गुणक रूपक और अमर सिंह का दोहा। अगला है जगजीव भट्ट द्वारा, जो कि अजित सिंह के दरबारी विद्वान थे, जगजीव भट्ट द्वारा रचित अजितोदय। देखो यहाँ नाम से पता है अजितोदय यानी अजित सिंह के दरबारी विद्वान थे, तो इन्हीं के ऊपर लिखे अजितोदय और जगजीवन भट्ट जो इसके प्रमुख कवि हैं। जग्गा खिड़िया, कौन सा खिड़िया? तो जग्गा खिड़िया वचनिका राठौरा रतन सिंह सहोदय महे सदा चौधरी, जो कि रतलाम के राजा थे, जो कि धर्मत युद्ध में इन्होंने जिम्मेदारी का भाग लिया। इसी कारण इन पे एक वचनिका जग्गा खिड़िया द्वारा लिखी हुई है। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महे सदा चौधरी। अगले रागे राघव, एक तो इनके घरौंदे राघव। देखो क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है कि कौन सी रचना किसके कवि द्वारा रचित हैं, तो इस प्रकार हम सभी पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करने से ही हमें हमारे दिमाग में एक स्थिर रूप से हमें याद हो पाएगा।
तो इसीलिए हमें बार बार रिवीजन करना, एक ही फॉर्मूला की बार बार रिवीजन करो किसी चीज़ को, तो ही हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो रागे रागो गरोंदे मुर्दों का टिल्ला, जो कि मोहनजोदड़ो के ऊपर लिखा गया, काका कब तक पुकारूं तुझे, काका कब तक पुकारूं मुर्दों का टिल्ला, गरोंदे बना दिए तूने। और आखिरी आवाज़, आखिरी आवाज़, आखिरी आवाज़ कौन सी, तो आखिरी आवाज़ किसकी, रागे रागो की। रागे रागो गरोंदे मुर्दों का टिल्ला, काका कब तक पुकारूं तुझे, काका कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़ तक पुकारूं क्या तुझे, मुर्दों का टिल्ला गरोंदे। और जोहर खार मेहर, अब चलते हैं जोहर खा मेहर। घर कूचा घर कोसा, घर कोस लिया घर कूचा, घर कूचा घर कोसा, घर कूचा घर कोसा, अर्जुन आली आँख, अर्जुन आली आँख, अर्जुन अली आग और घर कूचा कोसा, अर्जुन अली आग और जोहर जोहर खा मेहर द्वारा रचित। अब चलते हैं गौरी शंकर ओझा, अगला चलते हैं गौरी शंकर ओझा, प्राचीन लिपिमाला। गौरी शंकर ओझा भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और एक कवि रहे हैं। प्राचीन लिपिमाला लिखी हुई और राजपूताना का इतिहास लिखा है, और जेम्स टोड का जीवन इन्होंने लिखा है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित विभिन्न प्रकार की जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था राजस्थान का इतिहास, उसकी कुछ अशुद्धियाँ रह गई थी, जिसे दूर करने का श्रेय भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्राचीन लिपिमाला और राजपूताना का इतिहास और कर्नल जेम्स टोड का जीवन पर लिखी है। अगला है चंद्रधर शर्मा, इनको गुलेरी भी कहा जाता है। और उसने कहा था, किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा ने कहा था। तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न प्रकार के जो कवि है उनकी रचना, लेखक उनकी रचना पढ़ी हैं। और इस प्रकार देखिए आप, तो इस प्रकार राजस्थान साहित्य और साहित्यकार का टॉपिक आज के लिए इतना समाप्त होता है। अगला वीडियो भी हम कंटेंट जरूर लेके आएंगे आपके लिए इसी प्रकार। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। तो दीजिए इजाज़त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हार्दिक आभार कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, हमें धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।